मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये होमवर्क दिया था कि अगर दो इंपल्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम है अपोजिट फेज में एक दूसरे पर सुपरइम्पोज होते हैं, जैसे यहां, तो परफेक्ट सुपरइम्पोजिशन के केस में आपको ये फिगर दिखाई देगा, सेकंड फिगर। तो यहां इस सेकंड फिगर में किस टाइप की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ये मैंने आपसे पूछा था। इसके बाद अगर आप क्या होगा, ये सुपरइम्पोजिशन के बाद क्या होगा ये देखना चाहते हैं तो क्या होगा, ये वाला सुपरइम्पोजिशन के बाद इधर चला जाएगा और ये वाला इंपल्स इधर चला जाएगा। ये मैंने कल आपको बताया था। सुपरइम्पोजिशन होने के बाद क्या होता है, वेव एज इट इज अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो इसके बाद भी एक्चुअल में एक फिगर आएगा थर्ड, उसमें क्या होगा कि ये नीचे वाला इंपल्स इधर चला जाएगा, ऊपर वाला इंपल्स इधर चला जाएगा। मुझे सिर्फ ये बताना है कि सेकंड स्टेट में जब परफेक्ट सुपरइम्पोजिशन होगा उस केस में किस टाइप की एनर्जी इसमें एग्जिस्ट करती है, ये मुझे बताना था। ये मैंने आपको कल पूछा था। अब देखो, इसका आंसर आएगा कि इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? कैसे, ध्यान से सुनना। मैं आपको यहां कुछ फिगर दिखाने जा रहा हूं। वो फिगर, इसको हटा देता हूं यहां से, ध्यान से समझना। मैंने एक रस्सी को एक एंड दीवार से बांध दिया है और दूसरे एंड को मैं ए बोल रहा हूं। एंड ए पर मैं इंपल्स जनरेट करूंगा और वो इंपल्स आगे की ओर ट्रेवल करेगा। या अगर मैं कंटिन्यूअस एंड ए को एसएचएम कराता हूं तो वेव स्ट्रिंग में आगे की ओर ट्रेवल करेगी। क्लियर? मैं इस रस्सी के इतने पोर्शन को सिर्फ देखूंगा, इतने पोर्शन को। अभी मैंने इसमें कोई वेव ट्रांसफर नहीं की है, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको मैं देखूंगा कि ये पोर्शन किस प्रकार से मोशन कर रहा है, किस प्रकार से अपनी शेप चेंज कर रहा है। अभी ये ऐसे है, इसकी कुछ लेंथ होगी, मान लेते हैं कुछ लेंथ है इसकी dx, तो ये किस प्रकार से चेंज होगा जब मैं इसमें पॉइंट ए में एसएचएम दूंगा, पॉइंट ए को मैं एसएचएम दूंगा, यानी स्ट्रिंग में जब मैं वेव को ट्रांसमिट करूंगा तो किस प्रकार से ये सेगमेंट अपने मोशन को प्रदर्शित करेगा, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखो इधर, मान लेते हैं आपने ए को कंप्लीट एक रोटेशन दिया, कंप्लीट एक साइकिल दिया है पूरा ऊपर जाके नीचे, तो एक वेव यहां तक पहुंच जाएगी, एक कंप्लीट वेव यहां तक पहुंच जाएगी। क्लियर? ये आपको नहीं दिखाई देगा, ये अरेंजमेंट, यहां तक वेव जा चुकी है और अभी जस्ट प्रोग्रेसिंग स्टेट में है। अब और समय बीतेगा तो क्या होगा, वो वाली स्टेट में यहां बना देता हूं कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आप ए को यहां ले जा चुके हो। अब ये स्ट्रिंग का ये सेगमेंट आपको नहीं दिखाई देगा, ये सेगमेंट। क्लियर? इसके बाद का फिगर इधर बना देता हूं। कुछ ऐसे। इसके बाद
ये पॉइंट थोड़ा और आगे जा चुका होगा, यहां रस्सी अब आपको नहीं दिखाई देगी क्योंकि रस्सी में वेव फॉर्म हो चुकी है। तो अब आपको ये जो मैंने यहां लोकेशन दिखाई थी, ये वाला सेगमेंट, पहले इसकी शेप ये रहेगी, अब थोड़ा ये पोर्शन आगे आ जाएगा, तो कुल मिला के आपको ये अरेंजमेंट नजर आएगा। इसके बाद देखो, सबसे पहले ये एलिमेंट है dx, मान लेता हूं ये लेंथ को, रस्सी का ये पोर्शन अपनी शेप कैसे चेंज कर रहा है, यहां, फिर इसके बाद यहां, और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको ये शेप दिखाई देगी। इमेजिन करो, मैं जो दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, अगर ये वीडियो चला दी जाए, ये इंपल्स कंटिन्यूअसली आगे की ओर जाए, तो आपको कुछ इस प्रकार से ही ये dx अपनी शेप चेंज करता हुआ नजर आएगा। पहले ये वाली शेप, फिर थोड़ा और आगे आएगी ये इंपल्स, ये अरेंजमेंट थोड़ा और आगे आएगा, तो ये पोर्शन यहां आ जाएगा, फिर उसके बाद ये, तो कुछ देर के बाद आपको ये भी नजर आएगा। समझे? कुछ देर के बाद ये फिगर भी आपको नजर आएगा। यहां फिर से ये रस्सी नहीं होगी, और इसके बाद की कहानी क्या होगी वो आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, आप देखो, इनिशियल स्टेट में स्ट्रिंग के इस सेगमेंट की लेंथ dx है, लेकिन जैसे ही इसमें वेव ट्रेवल करेगी स्ट्रिंग में, तो ये सेगमेंट अपनी लेंथ बढ़ाएगा। ये लेंथ डेफिनेटली ज्यादा है dx से, ये वाली लेंथ, आई बात समझ में? डेफिनेटली ज्यादा है। फिर उसके बाद यहां ये लेंथ भी ज्यादा ही होगी, नो डाउट ज्यादा ही होगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट आप करीब मान सकते हो, ज्यादा है लेकिन डिफरेंस बहुत कम है। ये अगर मैं लेंथ कहता हूं, ये वाली लेंथ, ये लेंथ इस लेंथ से ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है, क्लियर? थोड़ी ज्यादा है। अब यदि आप इस फिगर को देखते हो, इस फिगर को, इसमें सबसे ज्यादा लेंथ शो करेगा कौन? ये dx एलिमेंट। कौन से वाला? ये dx एलिमेंट। इसकी अपनी लेंथ ये थी इनिशियली, और इस स्टेट में लेंथ ये शो कर रहा है, और ये सबसे ज्यादा लेंथ है। यानी इस स्टेट में ये dx एलिमेंट सबसे ज्यादा खिंचाव फील कर रहा है। इसकी लेंथ डिफॉर्मेशन की वजह से, जो टेंशन ने दी, जिसको मैंने ड्यूरिंग डेरिवेशन ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ द वेव, dl बोला था, समझे ना, डेरिवेशन के दौरान। तो ये वो लेंथ dl है। dl टेंशन की वजह से खिंचाव जनरेट करती है, क्लियर? ये जो आप वेव आगे की ओर ट्रांसमिट करते हो, a को SHM देने की वजह से, उसकी वजह से dx एक स्टेट में अपनी लेंथ ये शो करेगा, और आप ये कह सकते हो कि इस स्टेट में सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग है, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट है इसकी लेंथ में, इसलिए आप ये कह सकते हो कि इस स्टेट में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, सबसे ज्यादा। समझ में आई कहानी? इस स्टेट में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा लेंथ होगी, इंक्रीमेंट, सेगमेंट के लेंथ में इंक्रीमेंट जितना ज्यादा होगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्लियर? अब देखो, जब ये दोनों सुपर इंपोज करेंगे तो आपको नेचुरल लेंथ नजर आएगी उसकी, स्ट्रिंग की dx लेंथ की, जो ये आप इतने सेगमेंट को बोलोगे कि ये स्ट्रेचिंग है इसमें, लेकिन जब ये दोनों सुपर इंपोज करेंगे तो आपको ये नॉर्मल लेंथ नजर आएगी, और नॉर्मल लेंथ नजर आएगी, इसका मतलब इसमें कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ क्या आएगा इसमें? काइनेटिक एनर्जी, क्लियर? जैसे आपको मैंने एक वेव में बताया था, एक वेव में मीन पोजीशन पर वेव के किसी सेगमेंट की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर दोनों मैक्सिमम होती हैं वेव में। ये एक डिफरेंशिएट
क्रिएट करने वाला, डिफरेंस क्रिएट करने वाला पॉइंट है किस किस में, एसएचएम में और वेव के किसी एक सेगमेंट में। वेव का किसी एक सेगमेंट के बारे में अगर आपसे बोला जाए कि बताइए कैसा मोशन कर रहा है, किस टाइप का मोशन है वेव का, ये डीएक्स एलिमेंट किस टाइप का मोशन कर रहा है, डेफिनेटली आप आंसर देंगे एसएचएम कर रहा है, क्लियर। लेकिन एसएचएम में हमने पढ़ा है कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहां वेव के केस में इस डीएक्स एलिमेंट का मोशन एसएचएम होते हुए भी मीन पोजीशन पर जब डीएक्स होगा, अब ये मीन पोजीशन पे है, इस पूरी लेंथ को आप यहां मान सकते हैं मीन पोजीशन पे, जब ये डीएक्स यहां है ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे ऊपर, क्लियर। तो मीन पोजीशन पर इस वक्त ये dx है इस स्टेट में, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है और इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। ये पॉइंट मैंने आपको बोला था जब मैंने डेराइव किया था टाइप ऑफ एनर्जी स्ट्रिंग के केस में। यहां पोटेंशियल एनर्जी जो शब्द हम यूज करते हैं वो किसी अलग चीज को प्रदर्शित करता है, और सिंपल एसएचएम में जो पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज करते हैं वो किसी और चीज को प्रदर्शित करता है। यहां पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। और वहां मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिसको लिखा जाता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एफ, या एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। वहां पोटेंशियल एनर्जी होती थी जो इसको बोल सकता हूं मैं कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आती थी, समझे ना, जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वहां जो एनर्जी आती थी उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी था, और यहां इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको भी बताया कि इस स्टेट में इस डीएल एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और इस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम इस स्टेट में। आई बात समझ में, क्योंकि ये स्टेट जो है सबसे कम स्ट्रेचिंग देगा। जब ये डीएक्स एलिमेंट में वेव ट्रांसफर करेगी, समझे, जब ये डीएक्स एलिमेंट वेव का एक हिस्सा होगा तब डीएक्स एलिमेंट में सबसे कम स्ट्रेचिंग इसी स्टेट में आएगी, इसलिए यहां पोटेंशियल एनर्जी भी कम है और काइनेटिक एनर्जी तो यहां ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो मिनिमम है, क्लियर। तो ये जो दो बात मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज इस चीज को आप याद रखेंगे। एक बार देख लीजिए क्या बताया मैंने आपको। अभी तक स्ट्रिंग वेव में मैंने आपको जितनी भी थ्योरी बताई है उन सभी से बारी बारी में अब क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल इसमें दिया गया है आपको, एग्जाम्पल फर्स्ट इसमें दिया गया है कि एक कार्ट है जिसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है। इसके अंदर कार्ट के फ्रंट फेस से बैक फेस तक एक स्ट्रिंग है जिसको टेंशन दिया गया है 250 न्यूटन और जिसका मास है स्ट्रिंग का 5 केजी। इसमें फ्रंट से पॉइंट ए से एक इंपल्स जनरेट किया जाता है, क्लियर, एक इंपल्स जनरेट किया जाता है। वो इंपल्स ग्राउंड पे खड़ा हुआ एक बंदा ये बोलता है कि स्टेशनरी है। द वेलोसिटी ऑफ दिस इंपल्स विद रेस्पेक्ट टू दिस मैन विच इज ऑन ग्राउंड इज 0, क्लियर। ये स्टेशनरी इंपल्स इसके रेस्पेक्ट में, समझे। तो आपको ये बताना है कि इस कार्ट की लेंथ कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कार्ट, ए बी कितना है ये आपको बताना है। ए बी एक्चुअल में क्या है, कार्ट की लेंथ क्या है, रस्सी की लेंथ, ये आपको बताना है, क्लियर। और साथ ही साथ में ये भी बताना है कि जो इंपल्स है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है कार्ट के अंदर या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी आपको बताना है। दोबारा फिर रिपीट करता हूं, कार्ट के अंदर फ्रंट फेस से बैक तक एक रस्सी है ए बी जिसमें टेंशन 250 न्यूटन है, जिसका मास 5 केजी है, के अंदर फ्रंट फेस से एक इंपल्स जनरेट किया जाता है, या रस्सी में कोई इंपल्स है, ये बोला जा रहा है कि रस्सी में एक इंपल्स है, रस्सी में एक इंपल्स है। तो उस इंपल्स को यदि ग्राउंड का बंदा देखता है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा देखता है तो उसमें कोई भी स्पीड नहीं है, वो रेस्ट पे नजर आता है। तो बताइए ये कब संभव है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ कार्ट, एल क्या होना चाहिए इस फिनोमेना के लिए। तो आप कैसे सोचोगे, अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा ये बोलता है कि ये इंपल्स रेस्ट पर है तो ये तभी संभव है जब ये इंपल्स पीछे आ रहा हो और इसकी स्पीड कितनी हो, पीछे की हो, बोलो कितनी हो,
50 मीटर पर सेकेंड हो, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये अब स्टेशनरी क्यों नजर आएगा, क्योंकि जिस कार्ट में है ये, वो कार्ट 1 सेकंड में 50 आगे चलेगी और इंस्टेंटेनियसली ये पीछे आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड। कौन? इंपल्स। तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस आदमी को ये स्टेशनरी नजर आता है तो इंपल्स की वेलोसिटी पीछे की ओर 50 मीटर पर सेकंड होना जरूरी है। क्लियर? ये वही है रिलेटिव वाला केस कि यदि मैं एक फ्लोर जो कि पीछे की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उस पर मैं आगे की ओर 10 मीटर पर सेकंड से चलता हूं, तो जो सामने बैठा हुआ है ग्राउंड पे, उसको मेरी वेलोसिटी 0 नजर आएगी। ये वही बात है। क्लियर? तो आप ये बोलोगे वेलोसिटी ऑफ इंपल्स √T/μ कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। T कितना है? 250। म्यू कितना है? 5/L, लेंथ L मान लेता हूं, 50 स्क्वायर ये आएगा। अब इसको गायब, इधर क्या बचेगा? 10। क्लियर? तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं 1/10 बराबर 5/L। ये इधर 10 नीचे, तो L की वैल्यू क्या आई? 50 मीटर। इसका मतलब कार्ट की लेंथ कितनी है? 50 मीटर। लंबाई कितनी है? 50 मीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 2। मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, ये एक रस्सी है। इस रस्सी में मास आपको दिया गया है 0.5 kg। या छोड़ो, मैं वैल्यू नहीं देता हूं आपको, सिर्फ नोटेशन में क्वेश्चन देते हैं। स्मॉल m मास है रस्सी का, इसकी लेंथ टोटल L है। क्या है लेंथ? L रस्सी की। आपको बताना है कि रस्सी में टेंशन x पॉइंट बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर कितना है? ये A एंड, ये B एंड। तो A से x ऊपर इस पोजीशन पे टेंशन कितना है, ये आपको बताना है। एनएलएम का क्वेश्चन, आप इसको समझ सकते हो। इसमें वेव की कोई नॉलेज यूज नहीं होगी। देखो कैसे इसको अप्रोच करेंगे। रस्सी है, रस्सी में मास है, हैंग किया गया है, बॉटम पॉइंट ए है, ए से एक्स डिस्टेंस ऊपर टेंशन कितना आएगा ये पूछा जा रहा है। ये वेव का क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिंपल एनएलएम का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? हम जब कभी भी ऐसी रस्सी में टेंशन बताते हैं जिसमें मास होता है, तो उसको मैंने आपको बोला था कि उसको मैं तोड़कर सोचता हूं, रस्सी को तोड़ देता हूं और फिर सोचता हूं, यहां से इसको काट दूंगा रस्सी को, और फिर एक मासलेस रस्सी से इन दोनों सेगमेंट को जोड़ दूंगा। मासलेस रस्सी से नीचे वाले सेगमेंट को, ऊपर वाले सेगमेंट को। क्लियर? ये मैंने आपको बताया था। मैं इसको कुछ ऐसे सोचता हूं कि ऊपर एक मास और फिर एक मासलेस और नीचे एक मास, और इनको किसकी तरह ट्रीट करो? ब्लॉक की तरह ट्रीट करो कि ये दोनों ब्लॉक है। इसका मास कितना है? m/2। इसका मास कितना है? नॉट m/2, m/2 नहीं है, ये बीच में थोड़ी ना है, तो नीचे से x डिस्टेंस पर है। क्लियर? तो इसका मास और इसका मास कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि रस्सी की टोटल लेंथ कितनी है? L। रस्सी का टोटल मास कितना है? m। तो m/L क्या आएगा? यूनिट लेंथ का मास, यूनिट लेंथ का 1 मीटर लंबाई का मास ये आएगा, क्योंकि L मीटर का कितना है? m। क्लियर? तो 1 मीटर का कितना आएगा? m/L इंटू इसकी लेंथ x। तो x लेंथ का मास ये आएगा m/L इंटू x। तो ये क्या है? m/L इंटू x, और ये क्या है? m/L इंटू L माइनस x। इसकी लेंथ कितनी आएगी? L माइनस x। ये x है तो ये L माइनस x आएगा। तो ऊपर वाले का मास होगा ये और नीचे वाले का मास होगा ये।
अब मुझे इस सेगमेंट पे अगर टेंशन बताना था, इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन बताना है, इस रस्सी में, ये मासलेस रस्सी है। कभी भी मास रखने वाली रस्सी को आप अगर फेस करते हैं क्वेश्चन में, उसको ऐसे ही सोल्व करेंगे कि उस पॉइंट से उसको काट दो और वहां इमेजिनरी रस्सी मासलेस जोड़ो और फिर सिंपल एनालम की तरह उसको ट्रीट करो। रस्सी के ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को मैं ब्लॉक ट्रीट कर सकता हूं, जिसका मास मैंने लिख दिया है। तो यहां टेंशन टी सिर्फ इस मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये मास ना नीचे जा रहा है ना ऊपर। नीचे की ओर फोर्स कितना है, mx/l इंटू जी। ऊपर की ओर कितना है, t, तो ये t इस mx/l इंटू जी फोर्स को रोक रहा होगा, इसको इक्वेट ये कर रहा होगा। तो टेंशन मुझे पता चल चुका है, इस पॉइंट पे टेंशन कितना है मुझे पता चल चुका है, कितना, m/l इंटू x इंटू जी। क्लियर? आप इस वाले अरेंजमेंट में डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि पॉइंट बी पर सबसे ज्यादा टेंशन फील हो रहा होगा और पॉइंट ए पर कोई टेंशन फील नहीं हो रहा होगा। टेंशन बी से नीचे आने के दौरान, अगर आप बी से नीचे आते हैं तो धीरे 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 टेंशन इस बॉडी के अंदर कम हो रहा होगा। टेंशन होता है जिसकी वजह से ये स्ट्रेचिंग फील कर रही है, जिसकी वजह से, समझे ना, इसकी लेंथ जिसकी वजह से बढ़ना चाहती है, उसको हम टेंशन कहते हैं। तो अपने वेट की वजह से ये यहां स्ट्रेचिंग फील कर रही होगी। क्लियर? तो बी से ए की ओर यदि आप आओगे तो आपको टेंशन बढ़ता हुआ नजर आएगा ग्रेजुअली। वो अगर आप ऊपर से l/x डिस्टेंस पर हो तो टेंशन क्या आएगा, mx/l इंटू जी। सॉरी, नीचे से x डिस्टेंस पर हो, नीचे से, तो आंसर आएगा mx/l इंटू जी। इस क्वेश्चन में क्योंकि टेंशन वेरिएबल है, क्योंकि टेंशन वेरिएबल है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि यदि इस पॉइंट ए पर इंपल्स दिया जाए, समझे ना, यहां से एक इंपल्स दिया जाए इस रस्सी को और ये लेंथ l है, तो इस इंपल्स की स्पीड बताओ कितनी आएगी। समझे ना, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इसकी स्पीड कितनी आएगी, इस इंपल्स को ऊपर तक जाने में कितना समय लगेगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा क्योंकि हम जानते हैं स्पीड √t/μ होती है, तो म्यू तो कांस्टेंट है इसका, लेकिन टेंशन नीचे से ऊपर जाने के दौरान बढ़ रही है। क्लियर? एक बार मैंने बच्चों को ये बताया भी था जब मैंने इलास्टिसिटी चैप्टर आपको पढ़ाया था, सभी को बता देता हूं दोबारा में। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि बी से ए तक जाने पे टेंशन घट क्यों रहा है। अगर मैं बी पॉइंट से नीचे आता हूं तो टेंशन घट क्यों रहा है। इसके लिए बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लेते हैं आपकी क्लास में से मैं 10 लड़कों को उठाता हूं और 10 के 10 को गंगोत्री क्लासेस की रूफ से हैंग कर देता हूं। कैसे? कि पहले एक बच्चे को बोलता हूं कि ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को पकड़े जो कि रूफ में लगा हुआ है, उसको पकड़ा मैंने। फिर दूसरे बच्चे को पहले वाले बच्चे के पैर को पकड़ाया, तीसरे को दूसरे वाले के पैर से हैंग किया, चौथे को तीसरे वाले के पैर से हैंग किया। इस तरीके से 10 लड़कों को मैंने हैंग कर दिया, 1 बाय 1, एक दूसरे के पैर पकड़ाए मैंने। तो इस तरीके से चैन बन गई, एक 10 लड़कों को चैन की फॉर्म में मैंने हैंग किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो पेन हो रहा होगा हाथ में वो ऊपर वाले के हो रहा होगा सबसे ज्यादा। क्लियर? समझे? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वेट रोकना पड़ रहा है और जो सबसे नीचे लड़का है उसको सबसे कम पेन फील हो रहा होगा। समझे? क्योंकि उसको सिर्फ अपने मास को रोकना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस स्टेट में अगर आप बी से नीचे जाओगे तो टेंशन की कमी फील होगी। पॉइंट ए पे कोई टेंशन नहीं होगा सबसे नीचे, क्योंकि वो कोई मास नहीं रोक रहा है। पॉइंट बी पे सबसे ज्यादा टेंशन होगा, क्योंकि यहां टेंशन वेरिएबल है। इसलिए यहां इस क्वेश्चन को सोल्व करना कि वेलोसिटी कितनी आएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, कितना समय लगेगा वेव को यहां से ऊपर तक पहुंचने में, यह क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं अब सोल्व करूंगा। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने लिखी, if the mass of string is m and the length of string is l, ये l लिखा हुआ है, is l and it is hanged as shown in figure, then calculate the time taken by an impulse in reaching from point A to B। ये एक स्ट्रिंग है जिसका मास m और इसकी लेंथ l है। इंपल्स ए पॉइंट पे जनरेट किया जाता है, बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये बताइए। क्लियर? इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर वेव की या इंपल्स की वेलोसिटी कितनी होगी ये बताइए, या ये क्वेश्चन मैंने बोला। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा ये आप तभी
कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको पता होगा कि ए से एक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितनी होगी। क्लियर? तो मैंने इस एक क्वेश्चन में ही ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे टाइम बताना है तो मुझे पहले वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे लिखूंगा? मैं जानता हूं कि यहां से एक्स डिस्टेंस ऊपर इस पॉइंट पर टेंशन जो होता है वो मैंने कैलकुलेट किया अभी पिछले क्वेश्चन से, उसी को यूज कर सकता हूं। वो कितना होता है? एम एक्स बाई एल इंटू जी, ये टेंशन होता है। तो इस पॉइंट पर यदि मैं स्पीड की बात करता हूं, इस पॉइंट पर एक्स पॉइंट पर वेव की स्पीड की बात किया जाए तो वो आएगा एक्स पर टेंशन म्यू। म्यू तो पूरी रस्सी का हर एक पॉइंट पर सेम ही होता है। म्यू क्या है? यूनिट लेंथ की मास, तो वो तो हर एक पॉइंट पे सेम ही रहेगा, म्यू थोड़ी ना चेंज होगा। तो बेटा मुझे क्या पता चला? ये एम एक्स जी बाय एल, ये लिखा मैंने टी एक्स, एम एक्स जी बाय एल, एम एक्स जी बाय एल। म्यू क्या है? एम बाय एल, यही तो है म्यू, एम बाई एल। तो एम से एम गया, एल से एल गया। वेलोसिटी एक्स डिस्टेंस पे आया रूट जी एक्स, बॉटम से एक्स डिस्टेंस ऊपर वेलोसिटी रूट जी एक्स आई। क्लियर? मुझे क्या बताना है? यहां से यहां पहुंचने का टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी, रूट जी एक्स। बड़ा सिंपल है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दो। कैसे आएगा? डी एक्स dt, dt इधर कर देते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। t बराबर 0 पर इंपल्स कहां था? x बराबर 0 पर नीचे, और t बराबर कैपिटल T पर x कितना हो जाएगा? l। ये 1 बाई रूट जी कॉन्स्टेंट है, तो इसको बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। 1 बाई रूट जी बाहर, ये क्या बचेगा? 1 बाई रूट एक्स। 1 बाई रूट एक्स यानी x की पावर 1 बाई माइनस 1 बाई 2, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, यानी मेरे पास ये आएगा x माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। इसमें लिमिट लगा देंगे, कहां से कहां? 0 से l। इधर क्या आएगा? t माइनस 0, यानी इधर आएगा t। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा मेरे पास आएगा 1 माइनस 1 बाई 2 यानी 1 बाई 2, 2 ऊपर जाएगा, और यहां क्या लिखा हुआ है? x की पावर 1 बाई 2, तो यानी आएगा x बाय g का रूट इंटू 2, और लिमिट लगाऊंगा तो यहां आ जाएगा l बराबर t। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार दोबारा फिर चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन सही की क्या? 1 माइनस 1 बाई 2 यानी नीचे आएगा 1 बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 मैंने लिख दिया। ये क्या लिखा हुआ है? x की पावर प्लस 1 बाई 2 यानी रूट एक्स यानी x बाई जी को ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट लगाऊंगा, सही लिखा हुआ है। तो ये फाइनल आंसर आएगा। ओके